वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चिन्हो अचेबे द्वारा लिखी गई पोइम रिफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड की डिटेल्ड एनालिसिस, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड समरी ऑफ द पोइम। इससे पहले कि हम लोग पोइम की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जानें। चिन्हो अचेबे इन फुल एल्ब्रेट चिन्होंगा अचेबे, बॉर्न ऑन नवंबर 16th 1930, ओगेडी नाइजीरिया, डाइड मार्च 21st 2013, बॉस्टन यूएस। तो उनका जो बर्थ है नवंबर 16 1930 को नाइजीरिया में हुआ और उनकी जो डेथ है वो 21 मार्च 2013 बॉस्टन यूएसए में हुई। बेसिकली नाइजीरियन नॉवलिस्ट acclaimed for his unsentimental depiction of social and psychological disorientation accompanying the imposition of western customs and values upon traditional African society। बेसिकली उनका कंसर्न रहता था कि किस तरीके से वेस्टर्न सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन को सहते हुए मेंटल और साइकोलॉजिकल या सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अफ्रीकन्स को वो अपनी राइटिंग में डिपिक्ट करे कि किस तरीके से जो अफ्रीकन लोग हैं वो वाइट अमेरिकन सोसाइटी का, वेस्टर्न सोसाइटी के वैल्यूज़ और कस्टम्स का विक्टिम होते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के। हिज पर्टिकुलर कंसर्न वाज विद इमर्जेंट अफ्रीकन एट द मोमेंट ऑफ हिज क्राइसिस। उनका मेन कंसर्न ये था कि इस क्राइसिस के मोमेंट में किस तरीके से अपनी राइटिंग्स के ज़रिए ब्लैक लोगों को, अफ्रीकन लोगों को अमर्ज करने में हेल्प कर सकते हैं। हिज नॉवेल्स रेंज इन सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एन African village with the white man to educated African attempt to create a firm moral order out of changing values in a large city। और उनके जो थीम्स है वो वेरी करते हैं एक रूरल विलेज में रहते हुए अफ्रीकन से लेकर एक मॉडर्न एजुकेटेड अफ्रीकन के साथ। और वो चाहते हैं कि वो अपने थीम्स के ज़रिए एक ऐसा मॉडल ऑर्डर क्रिएट करें जहाँ पे किसी प्रकार की भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अफ्रीकन लोगों को शिकार ना होना पड़े। तो ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी पोइट के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, चिन्हो अचेबे रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड, नो मैडोना। तो बेसिकली ये पोइम है क्या? ये पोइम बेसिकली रेफ्यूजी मदर एंड जो चाइल्ड पोइम है, ये एक रेफ्यूजी कैंप की कहानी है जहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ों का बहुत अभाव है, डायरिया दस्त की बीमारी फैली हुई है, किसी प्रकार की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और बीमारी फैलने के कारण ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि वहाँ पर रहने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ही मीज़रेबल कंडीशन का शिकार हैं। और ऐसे में वहाँ पे रहने वाली ज़्यादातर जो माएँ हैं वो अपनी सारी की सारी होप, सारी की सारी उम्मीद खो चुकी हैं कि वो अपने बच्चों को बचा सकती हैं। इसीलिए वहाँ पे रहने वाली ज़्यादातर माएँ जो हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखना छोड़ चुकी हैं, वो अपने बच्चों को प्यार करना छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने इतने ब्लैक लोगों इतने बच्चों की डेथ हो चुकी है कि वो उस मौत को देख देख के इम्यून हो चुकी हैं उस डेथ के प्रति। और इसीलिए वो अपने बच्चों को अब ना ही वॉश कर रही हैं, ना ही केयर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है जल्दी ही उनके बच्चे की भी डेथ होने वाली है। और बच्चों की कैसी कंडीशन है? बच्चों को क्योंकि खाने को कुछ मिल नहीं रहा, मेडिसिन है नहीं है, ऊपर से डायरिया के कारण उनकी कंडीशन बहुत ही मीज़रेबल है। वो एक स्केल्टन में तब्दील हो चुके हैं, कंकाल में, लिविंग कंकाल में वो तब्दील हो चुके हैं। उनके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। उनका जो शरीर का जो फ्लैश है वो बिल्कुल इस तरीके की कंडीशन में आ चुका है जैसे लगता है कि वो मांस जो है वो केवल एक हड्डियों के ढांचे को ढकने का काम कर रहा है। और उनके सर के ऊपर सर के लिए उन्होंने कंकाल खोपड़ी वर्ड, स्कल वर्ड का यूज़ किया है, क्योंकि कंडीशन ही उनकी ऐसी है। उनके स्कल के ऊपर बीमारी, कमज़ोरी और भुखमरी के कारण जो बाल हैं वो भी झड़ चुके हैं। और ऐसी मिज़रेबल कंडीशन में जो माएँ हैं वो अपने बच्चों के बचने की कोई भी उम्मीद जो है वो खो चुकी हैं, वो उम्मीद का दामन जो है वो छोड़ चुकी हैं। बट वहीं पे जहाँ पे 99 मदर्स ऐसी दिखाई गई हैं, वहीं पे एक ऐसी मदर की तस्वीर बताई गई है जिसका कंपैरिजन जो है वो मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट के साथ किया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड फेमस एक आकृति है, जो कि ममता और माँ की केयर और अफेक्शन का प्रतीक मानी जाती है। उसके साथ कंपैरिजन कर रही है और वो ये कही जा रही है कि इवन मदर मैरी की वो मूर्ति भी, वो तस्वीर भी
इस माँ की भावनाओं के बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि ये माँ कैसी है, ये इस माँ ने अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। ये अभी भी अपने बेटे का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। अभी भी उसके जो खोपड़ी के ऊपर कुछ बाल बचे हैं उसको कंघी कर रही है, उसके माथे को चूम रही है और उसे नींद में सुलाने की कोशिश कर रही है। और पोइट यहाँ पे ये भी कह रहा है कि शायद उसकी माँ यहाँ पे उसको मौत की नींद में सुलाने की कोशिश कर रही है, जो उसे इस दुख भरी ज़िंदगी से निजात दिला सके उसके बेटे को। और ये भी हो सकता है कि वो जिसे सुलाने की कोशिश कर रही है वो पहले से ही मर चुका हो। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल हालात होते तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारी माएँ बचपन में हम लोगों को स्कूल जाने से पहले तैयार करती थी। बट यहाँ पे कंडीशंस ऐसी हैं कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई माँ अपने मर चुके बेटे की या बच्चे की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने आई हो। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इस पोएम के अंदर पोइट ने बहुत ही टचिंग पिक्चर प्रेज़ेंट की है एक रिफ्यूजी कैंप में, और वहीं पे उसने माँ की ममता, दुःख, दर्द और पेन की भी एक दुःख भरी तस्वीर पेश की है, मजबूरी की भी। और ये भी दिखाया है कि माँ का जो प्यार होता है वो कितना सेल्फ़लेस होता है, और वो तब तक उम्मीद नहीं छोड़ती जब तक उसके अंदर आखिरी सांस बची है। वो अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए हमेशा सोचती रहती है। नो मैडोना एंड चाइल्ड कुड टच, अब हम लोग लाइन पे लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। नो मैडोना एंड चाइल्ड कुड टच दैट टीचर ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस फॉर ए सन शी सून वुड हैव टू फॉरगेट। यहाँ पे पोइट डायरेक्टली उस मदर का कंपैरिजन कर रहा है, मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट के साथ। वो कहती है कि इस बेटे की और इसकी माँ की, रेफ्यूजी मदर और रेफ्यूजी चाइल्ड की जो तस्वीर के बराबरी मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी नहीं करती। नो डाउट वो तस्वीर जो है दुनिया में ममता का प्रतीक मानी जाती है, बट वो कहते हैं कि जैसे हालातों में ये लोग रह रहे हैं ऐसे हालातों में वो तस्वीर भी फीकी पड़ जाती है। या फिर ये कह सकते हैं जिस तरीके से मदर मैरी को फील हुआ होगा जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया गया होगा, बिल्कुल उसी प्रकार से इस मदर का हार्ट जो है वो भी टेंडरनेस, ममता और दुख से भरा हुआ है। क्योंकि उसे पता है जिस बेटे की वो ध्यान रख रही है, जिस बेटे को वो गोद में लेके बैठी है, बड़ी जल्दी ही वो मौत का शिकार हो जाएगा और उसे भुलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। Refugee Mother and Child is a poem written by Chinua Achebe, a famous Nigerian writer. The poem is simple but vivid description of the life of people in refugee camps during turbulent time. तो ये बेसिकली पोएम जो लिखी गई है नाइजीरियन राइटर चिनुआ अचेबे के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक बहुत ही सिंपल बट दिल को छू जाने वाली अलग तस्वीर पेश की गई है उन लोगों की जिन लोगों को मुश्किल हालातों में अपने घरों को छोड़ के, जैसे जंग के हालात हैं, बंटवारे हैं या कोई कुदरती आपदा आ गई, ऐसे हालातों में जिन लोगों को अपने घरों को छोड़ के शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता है और वहाँ पे उनको कैसे हालातों का सामना करना पड़ता है, उसकी एक सच्ची और दिल को छू जाने वाली तस्वीर हमारे सामने इस पोएम में पोइट ने पेश की है। द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड pitiable state of such people while emphasizing on the unconditional love of a mother towards her child which knows no end। यहाँ पे उसने ऐसे शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों के तरसयोग हालातों का हमारे सामने रखा है। वहीं पे उसने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया है कि वो माँ के अनकंडीशनल, कभी ना ख़त्म होने वाले प्यार को अपने बच्चे के प्रति, जो उसका कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है, उसको हाईलाइट करके हमारे सामने लेके आए और ये हाईलाइट करे कि मदर के सेक्रीफाइसेस जो हैं वो कितने ग्रेट हैं। द पोएम इज़ रिटन इन फ्री स्टाइल, इट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड, दैट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू स्टैंजा। तो पोएम फ्री स्टाइल में लिखी गई है, कोई पैराग्राफ या कोई स्टैंजा में इसकी डिवीज़न नहीं है। इट हैज़ नो पर्टिकुलर मीटर, रिदम और राइम स्कीम, इसमें कोई राइम स्कीम, कोई मीटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज सिमिलर टू द प्रोज, जैसे कि हम लोग निबंध लिखते हैं, प्रोज लिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। द लाइन्स ऑफ द पोएम form complete sentences on their own, only the spacing between the lines give poetical feel for this piece of work। ये लाइन्स अपने आप में कंप्लीट मानी गई, बस कैसे हमें ये लगता है कि पोइटिकल है, क्योंकि इनके अंदर जो स्पेसिंग रखी गई है वो इसे पोइटिकल टच देती हैं। रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ द लैंग्वेज, द पोइट हैज़ यूज्ड अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, द पोएम इज़ वेरी मेलंकोलिक हियर। और जो लैंग्वेज है वो भी पोइट ने, तो ये एनालिसिस है इस स्टैंजा के अंदर पूरी पोएम का, जो लैंग्वेज है वो भी बहुत सिंपल यूज़ की गई है, बट पोएम जो है वो बहुत ही उदासी, मेलंकोलिक भावना से, उदासी की भावना से भरी हुई है। द पोएम opens up with the image of Madonna with the Holy Child. The poet says that not even the image
दैट इमेज कुड इक्वल द इमेज ऑफ मदर्स टेंडर लव एंड केयर टुवर्ड्स हर चाइल्ड। तो पोइम की तस्वीर जो हो रही है मैडोना की अपने जीसस क्राइस्ट को गोद में लेके हुई तस्वीर के साथ की जा रही है, और पोइट ये कंपैरिजन कर रहा है कि रेफ्यूजी कैंप में रहने वाली माँ और बेटे की तस्वीर की बराबरी मदर मेरी और जीसस क्राइस्ट की जो तस्वीर है वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जैसे हालातों में उस माँ ने अपने बच्चे को संभाला है वो ऐसे हालात हैं कि माँ को पता है कि जिस बच्चे को वो बड़े प्यार से ममता से रख रही है बहुत जल्दी वो मौत का शिकार हो जाएगा। हियर दिस कंपैरिजन बिटवीन द ब्यूटीफुल इमेज विद ए हॉरिबल इमेज horrible one tells a number of things. It can also be seen in the context of religion, that religion is of no comfort or no means, that most beautiful image in the world cannot match with the mother's love. तो यहाँ पे इस तस्वीर का कंपैरिजन कई चीज़ों का प्रतीक माना जा सकता है। जैसे कि पहला प्रतीक ये माना जा सकता है कि जो लोग दुख दर्द में जिन लोगों के हालात जो है वो तरस हो गए, जिनको खाने की रोटी नसीब नहीं हो रही है, जिन्हें बीमारी में दवाई नसीब नहीं हो रही है, भुखमरी के कारण मर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए धर्म जो है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उनको धर्म आराम नहीं दे सकता। जब उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा वो धर्म को लेके क्या करेंगे। दूसरा हम लोग कंपैरिजन ये कर सकते हैं कि दूसरे जो इस चीज़ को भी इम्प्लाई करता है कि दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत तस्वीर भी माँ की ममता की बराबरी नहीं कर सकती। However, it is really heart touching. The mother would have soon to forget the child as he is about to die, but still she cannot stop herself from loving and caring her child. Touches the deepest chord of our heart. बट ये चीज़ बड़ी ही दिल को छू जाने वाली है कि जिस बच्चे को वो प्यार कर रही है, जिस बच्चे को वो केयर करने की कोशिश कर रही है, बड़ी ही जल्दी उसे उस बच्चे को भूलना पड़ेगा, क्योंकि जिस हालातों में वो रह रही है और जिस बीमारी का उसका बच्चा शिकार है, जल्दी ही उस बीमारी से उसकी जो मौत हो जाएगी और बड़ी जल्दी ही उसे फिर उस बच्चे को भुलाने की कोशिश करेगी। बट इस सच को जानने के बावजूद भी माँ की ममता में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, और ये चीज़ हमारे दिल को झंझोड़ देती है कि ऐसे तरसयोग हालातों में भी माँ की ममता जो है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रही। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स, क्योंकि स्टैंजा तो इसमें है ही नहीं। द एयर वॉज हैवी विद ऑर्डर्स होती है बदबू, ऑफ डायरिया, डस्ट ऑफ अनवॉश्ड चिल्ड्रन with washed out ribs and dried up bottoms, struggling in labored steps behind blown empty bellies. Most mothers there had long ceased. तो इस स्टैंजा में पोइट बेसिकली क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वहाँ की जो वातावरण है वहाँ पे बदबू फैली हुई है, एयर जो है हैवी हो चुकी है। किससे? क्योंकि दस्त की बीमारी फैली है और बच्चों के जो वॉमिटिंग या लूज मोशंस की जो स्मेल है वो पूरे के पूरे वातावरण में फैली हुई है। और बच्चों की कंडीशन कैसी है, बच्चे जो हैं उनकी खाना ना मिलने के कारण, बीमारी के कारण जो है वो बिल्कुल सूख के कंकाल हो चुके हैं। उनका मांस जो है वो बिल्कुल हड्डियों के साथ जुड़ चुका है। उनके जो बॉटम्स हैं, उनके जो बटॉक्स हैं वो भी बिल्कुल सूख चुके हैं, वहाँ पे भी कोई मांस नहीं रहा है। और इतने ज़्यादा वो कमज़ोर हो गए हैं कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसे में ऐसे हालातों को देख के वहाँ पे उस शरणार्थी शिविरों में रहने वाली ज़्यादातर माँओं ने अपने बच्चों की केयर करना छोड़ दिया है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे मर रहे हैं और उस चीज़ ने उनको अंदर से बिल्कुल सुन्न कर दिया है, बिल्कुल इम्यून कर दिया है कि अब उन्हें पता है कि उनका बच्चा भी किसी वक्त इस तरीके के माहौल में मौत का शिकार हो सकता है। इन द फॉलोइंग लाइन्स द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड द हार्ट रेंचिंग पिक्चर ऑफ द रेफ्यूजी कैम्प एंड इट्स इनहेबिटेंट। तो यहाँ पे दिल को झंझोड़ देने वाली तस्वीर पेश की गई है एक शरणार्थी शिविर की और वहाँ पे रहने वाले लोगों की। ही टेल्स दैट एयर ऑफ दिस प्लेस हैज़ बिकम वेरी हैवी विद द पंजेंट ऑर्डर ऑफ अनवॉश चिल्ड्रन अफेक्टेड विद डायरिया। वो कहता है कि वहाँ की जो हवा है, वातावरण है, वो बहुत बदबू से भर चुका है, क्योंकि वहाँ पे जिन बच्चों को बीमारी हुई है वहाँ पे उस दस्त की बीमारी के कारण वो जो वॉमिट कर रहे हैं, उसी वॉमिट की जो बदबू है वो पूरे के पूरे वातावरण में फैली हुई है। द इमेज क्लियर इंडिकेट दैट चिल्ड्रन देयर आर अफेक्टेड विद डायरिया एंड दे इवन कैन नॉट बी गिवन अ बाथ देयर। और ये भी दिखा रहा है कि वहाँ के हालात कैसे हैं कि बच्चे जो हैं वो दस्त की बीमारी के शिकार हैं और ऐसे हालात हैं वहाँ पे कि
पानी तक भी उनको नसीब नहीं है, ना पीने के लिए ना नहाने के लिए। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन की गई है कि अनवॉश्ड, क्योंकि वहाँ पे पानी बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए, ऊपर से दस्त की बीमारी है। तो उसी कारण उनकी जो कंडीशन है वो अगली लाइन्स में बिल्कुल दुखदाई प्रेजेंटेशन की जाएगी। देखिए फर्दर, the poet has presented the pathetic picture of the children in the refugee camp. He tells that the children are so malnourished that their ribs are washed out, their bottoms are dried up, and their bellies are blown empty and struggle in labor step. Here, all these images represent that they are all just skin bones. Their ribs stuck out their bodies, and even walk is a struggle or hard work for them. तो यहाँ पे उसने बहुत ही तरसयोग दुख भरी तस्वीर पेश की है शरणार्थी शिविर में रहने वाले बच्चों की, जो कि दस्त की बीमारी के शिकार हैं। वो कहता है कि वो केवल एक मांस और हड्डियों का ढांचा रह गए हैं। उनकी जो शरीर हैं वो सूख के बिल्कुल एक लकड़ी बन चुके हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उनके 2 कदम चलना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। सो वी सी दैट देयर इज़ होपलेस वर्ल्ड फॉर दिस चिल्ड्रन प्रेजेंटेड थ्रू दिस इमेजेस। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सारी की सारी तस्वीरें नाउमीदी प्रेजेंट करती हैं, होपलेसनेस प्रेजेंट करती हैं इन बच्चों की आने वाले टाइम के बारे में, कि ऐसी कंडीशन में इन बच्चों का बच पाना जो है वो नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। सो वी सी दैट there is a hopeless world for these children presented through these images. The poet tells that most of the mothers there had stopped caring for their children a long time ago. वो ये भी बता रहा है वहाँ पे बहुत सारी माँ जो हैं वो बहुत अरसे से ही अपने बच्चों का ध्यान रखना छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकती। इसीलिए वो अपने मन को मार के बैठी हुई हैं, क्योंकि उन्हें अपने हालातों के ऊपर भी, मजबूरी के ऊपर भी उन्हें तरस आ रहा है कि वो चाह के भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। द कंडीशन देयर हैड made the mothers to accept their fate that they cannot save their children. It has forced them to harden their heart toward their own children. तो वहाँ के हालातों ने मजबूर कर दिया है कि वो इस बात को माने कि उनके बच्चों की किस्मत अब मौत ही है, और इसीलिए वो अपने आप को अपने बच्चों के प्रति पत्थर दिल करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी केयर ना करके। तो हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 स्टैंजास के अंदर बहुत ही दुख भरी और तरसयोग जो पिक्चर है, तस्वीर है, वो दिखाई गई है रिफ्यूजी कैंप की और वहाँ पे रहने वाले इनहैबिटेंट्स की, और स्पेशली बच्चों की और मदर की मजबूरी और लाचारी के ऊपर ये पोइम जो है आधारित है। नेक्स्ट स्टैंजा, टू केयर बट नॉट दिस वन, शी हेल्ड द घोस्ट स्माइल between her teeth, and in her eyes the ghost of a mother's pride, as she combed the rust-colored hair left on his skull, and then singing in her eyes बिगिन केयरफुली। बट वहीं पे वो कह रही है कि जहाँ पे सारी माएँ जो हैं अपने बच्चों का ख्याल रखना छोड़ चुकी है, वहीं पे एक ऐसी माँ की तस्वीर पेश की है जो अभी भी अपने बेटे का ध्यान रख रही है, जो खुश तो हो रही है बट उसकी खुशी को घोस्ट स्माइल के साथ कंपेयर किया गया है। वो कह रहे हैं कि वो खुश तो है बट उसकी खुशी के अंदर हमें दर्द झलकता हुआ देखा जा सकता है। उसकी आँखें चमक तो रही हैं बट उसकी आँखों में भी हमें माँ की दर्द की, ममता के या दर्द की जो झलक है वो महसूस कर सकते हैं। और वो कह रहा है कि इसीलिए उसका ये ममता, उसका ये कोमलता, ये उसकी अपने बच्चे के प्रति अफेक्शन ही है जो ऐसे हालातों में भी उसे प्रेरित कर रही है कि वो उम्मीद का दामन ना छोड़े। इसीलिए वो अपने बीमार पड़े बच्चे के स्कल के, ठीक है, स्कल वर्ड यूज़ किया है तरसयोग हालातों को दिखाने के लिए, ठीक है, स्कल वर्ड इस्तेमाल किया गया है तरसयोग हालातों को दिखाने के लिए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि स्कल वर्ड यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो ये दिखाता है कि वहाँ पे हालात कैसे हैं। उन्हें कंकाल और कंकाल के ऊपर खोपड़ी होगी, ना कि सर होगा। इसीलिए वो कहता है कि उसकी माँ जो है अभी भी उसके खोपड़ी के ऊपर जो कुछ बाल बचे हैं उन्हें कंघी करने की कोशिश कर रही है और उसे अपनी गोद में लेके लोरी देके सुलाने की कोशिश कर रही है, मौत की नींद सुलाने की कोशिश कर रही है। या ये भी मुमकिन है कि वो पहले से ही मरा हुआ है और वो उसे नींद में सुलाने की कोशिश कर रही है। बट वन मदर देयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मदर्स, शी हैज़ नॉट हार्डन्ड हर हार्ट टुवर्ड्स हर डाइंग सन। वो कह रही कि अभी भी वहाँ पे एक ऐसी माँ है, इन पंक्तियों में ये बताया जा रहा है, जिसने अभी भी अपना मन बाकी माँओं जैसे नहीं किया, अभी भी वो पत्थर दिल नहीं बनी है। शी स्टिल लव्स
and cares for him again through the images of ghost smile. वो अभी भी अपने बेटे को प्यार कर रही है, अभी भी अपने बेटे की केयर कर रही है. Through the images of ghost smile between her teeth and ghost multiplied, the poet has presented the pathetic and miserable conditions of mother there. और इन दो इमेजेस के ज़रिए पोइट ने घोस्ट स्माइल और घोस्ट ऑफ मदरली प्राइड के ज़रिए पोइट ने माँ की दुख भरी और तरसयोग कंडीशन को प्रेजेंट करने की कोशिश की है. टेल्स दैट हर स्माइल इज़ सो वीक एंड पेनफुल दैट इट डज़ नॉट इवन अपीयर लाइक रियल. वो कहता है कि उसकी मुस्कुरा तो रही है बट उसकी मुस्कान इतनी फीकी है, इतनी ढीली है कि हम लोग उसकी मुस्कान के पीछे छुपे हुए दर्द को बड़ी भली भांति महसूस कर सकते हैं. शी इज़ ट्राइंग टू स्माइल बट हर पेन्स एंड सफरिंग्स मेक इवन हर स्माइल लुक पेनफुल. वो अपने बेटे को खुश करने के लिए हंसने की कोशिश तो कर रही है, अपने आप को होपफुल करने के लिए हंसने की कोशिश तो कर रही है, बट कंडीशंस ऐसी हैं कि उसके अंदर का दुख, उसके अंदर की सफरिंग्स जो हैं वो उसकी मुस्कान को भी आंसुओं से भर रही है. शी ट्राइज टू फील motherly love and pride in her eyes, but it is not real because she may soon or already has lost her son. वो अपनी आँखों में माँ होने के ऊपर गर्व करना चाहती है, बट जल्द ही उसे इस चीज़ का एहसास हो जाता है और उसे इस गर्व करने से रोक लेता है कि उसका बेटा जल्दी ही मरने वाला है और या फिर वो पहले से ही मरा हुआ है. तो इस तरीके से इस स्टैंजा के हम लोग अंदर देख सकते हैं कि घोस्ट स्माइल और घोस्ट ऑफ अ मदर्स प्राइड के ज़रिए पोइट ने उस माँ के अंदर के दुख दर्द को दिखाने की कोशिश की है कि वो कितनी लाचार है, कितनी मजबूर है, कि उसके अंदर का दुख जो है वो उसके बाहर के दिखावे को भी ओवर पास कर रहा है. हम लोग उसकी हंसी के पीछे छुपे हुए दुख को, उसकी आंखों के पीछे छुपे हुए दुख को भली भांति महसूस कर सकते हैं. कमिंग ऑन टू द लास्ट स्टैंजा, अभी रहता है अगेन थ्रू द इमेज ऑफ द रस्ट एंड स्कल द पोइट हैज प्रेजेंटेड मिजरेबल कंडीशन ऑफ द सन. फिर से रस्ट और स्कल वर्ड, रस्ट भूरे हो चुके बाल, स्कल खोपड़ी, इन दोनों शब्दों के ज़रिए फिर से बेटे की तरसयोग हालत को बताया गया कि ऐसे हालात हैं कि वो नॉर्मली हम लोग कहते हैं उसका सर के ऊपर बाल है, कभी ये नहीं कहते खोपड़ी के, बट वहाँ पे ऐसे हालात हैं कि मांस तो रहा ही नहीं, हड्डियाँ रह गई हैं और हड्डियों में हमें खोपड़ी ही नज़र आएगी. इसीलिए ये दोनों सिंबल भी वहाँ पे उस बच्चों की तरसयोग हालातों का विवरण हमें दे रहे हैं. ही टेल्स दैट द रस्ट कलर ऑन द स्कल इज़ रिप्रेजेंट फैक्ट दैट चाइल्ड इज़ फेलियर. और रस्ट कलर उसके बालों का उसके बालों का कलर जो रस्ट कलर होना है वो इस बात का प्रतीक है कि वो बच्चा बुरे तरीके से बीमारी का शिकार है. उसी शख्स के बाल जो हैं वो भूरे हो जाते हैं जो शख्स बुरे तरीके से बीमारी का शिकार होते हैं. एंड इंस्टेड ऑफ द हेड द यूज ऑफ वर्ड स्कल शोज दैट अ चाइल्ड इज नियरिंग हिज डेथ हैज द हेयर ऑफ स्कल हैज बिगन टू रिसीड. और हेड की जगह पे स्कल शब्द का इस्तेमाल इस बात का प्रतीक है कि बच्चे के हालात जो हैं वो बहुत तरसयोग हैं और वो बहुत जल्दी ही अपनी मौत के नज़दीक बढ़ता चला जा रहा है. द मदर्स आईज आर फुल ऑफ इमोशन दैट द पोइट फील्स एज इफ शी इज सिंगिंग टू मेक हर सन स्लीप इन द लैप ऑफ अर्थ. और उसकी माँ की आंखें इतनी ज़्यादा भावनाओं और दुख से भरी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी माँ उसे नींद में नहीं बल्कि उसकी मौत की नींद में सुलाने की कोशिश कर रही है. क्यों सुलाने की कोशिश कर रही है? ताकि उसको इस तरीके से तड़प के जीने भरी ज़िंदगी से मुक्ति मिल सके. तो हम लोग इस स्टैंजा में क्लियरली देख सकते हैं माँ और बेटे के दोनों के तरसयोग हालात और माँ की अंदर की कोमलता, ममता और माँ का लाचार हो जाना अपने बेटे को. कितने तरसयोग तस्वीर, कितने हार्ट को छू जाने वाली तस्वीर, हार्ट रेंचिंग, दिल को झंझोड़ जाने वाली तस्वीर यहाँ पे पेश की गई है इस पोइम के अंदर, स्पेशली इन दिस स्टैंजा. टू पार्ट इट इन अनदर लाइफ it would have been a little daily act of no consequence before his breakfast and school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. तो वो कहते हैं कि अगर नॉर्मल हालात होते हैं तो ये कोई
अलग बात नहीं थी, ये नॉर्मल हालात होते तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तैयार करती है स्कूल जाते वक़्त। बट अब हालात ऐसे थे, शरणार्थी शिविर थे, बीमारी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, भूखमरी थी। तब हालात ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई माँ अपने मर चुके बेटे के कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने आ रही है। यहाँ पे भी माँ की ममता की टेंडरनेस, मिज़रेबल कंडीशंस, पैथेटिक कंडीशन और मजबूरी को हाईलाइट किया गया। इन द कंक्लूडिंग लाइन्स द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द एक्ट ऑफ कॉम्बिंग बाय मदर टू नॉर्मल एक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरी मदर डज इट बिफोर हर सन हैज़ ब्रेकफास्ट एंड इज। यहाँ पे पोइट की मदर का अपने बेटे के बाल को कंघी करना, उसके माथे को चूमना जो है, पोइट ने कंपेयर किया है हर उस माँ के साथ जो माँ हर सुबह ब्रेकफास्ट से पहले अपने बच्चे को स्कूल जाने से पहले तैयार करती है। However, this routine act of normal life looks pathetic in the camp. It looks like the mother is putting flower on tiny grave of her son. But यहाँ पे हालात जो थे वो आम नहीं थे, साधारण नहीं थे, शरणार्थी शिविर के तरसयोग हालात थे। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल बात नहीं थी, यहाँ पे वो माँ की दुख को व्यक्त कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ जो है वो अपने मर चुके बेटे की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने आ रही हो। द कंपैरिजन ड्रॉन हेयर is that both act shows a loving mother doing final act of loving and kindness towards her child। और ये कंपैरिजन ऐसा था जैसे कोई माँ अपना अंतिम प्यार अपने बच्चे के प्रति शो कर रही है, जिसे माँ को पता है कि उसका बच्चा जो है अगले पल जीवित नहीं रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पोइम में कितने तरसयोग, लाचारी भरे, मजबूरी भरे हालात जो हैं रेफ्यूजी कैंप में मदर और चाइल्ड के दिखाए गए, स्पेशली मदर्स के। और ये भी दिखाया गया है कि मदर का जो लव है वो अनकंडीशनल है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई शर्त नहीं है, जो सेल्फलेस है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जो सेक्रीफाइस से भरा हुआ है। उस लव के ऊपर हाईलाइट की गई है ये पोइम। और ये पोइम हमें मजबूर कर देती है सल्यूट करने के लिए सभी माँओं को जो अपने बच्चों का इस तरीके से ध्यान रखती हैं। तो कंक्लूड, द पोइम इज़ अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर विच नॉट टचेज द डिफरेंट कॉर्ड्स ऑफ अवर एवरी सेंसिबल रीडर बट आल्सो प्रेजेंट द सेल्फलेस लव एंड सेक्रीफाइस ऑफ एवरी मदर फॉर हर चिल्ड्रन। तो ये पोइम एक सच्ची तस्वीर है शरणार्थी शिविर में रहने वाले या मुश्किल हालातों में रहने वाले माँ और बच्चों के ऊपर, उनकी कंडीशन के ऊपर, उनके हालातों के ऊपर। और ये पोइम हर एक सेंसिबल रीडर के दिल को छू जाती है, हमारे दिल को झंझोड़ देती है। और उसके साथ साथ हम लोगों के अंदर मदर की सेल्फलेस लव और सेक्रीफाइस का महसूस करने की कैपेबिलिटी देती है, और हमें बताती है कि माँओं का जो प्यार है वो कितना सेल्फलेस और सेक्रीफाइस से भरा होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पोइम में पोइट ने बहुत ही पैथेटिक सब्जेक्ट लिया है, एक शरणार्थी शिविर की बहुत ही दुख भरी तस्वीर हमारे सामने पेश की है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।